हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आज का ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं। आज का क्लास भी आप सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने एमएस ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल किया है। आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं, जो आपके क्वेश्चन का लेवल होता है वो ट्रिपल सी का होता है, या जो ट्रिपल सी का सिलेबस होता है उसी से मिलता जुलता पेपर आपका आता है। बट ट्रिपल सी के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस को ज़्यादा वरीयता दी गई है, लिब्रे ऑफिस को वहाँ पे ऐड किया गया है। यानी ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एमएस ऑफिस के कम आते हैं। बट आपके यूपीपीसीएल में एमएस ऑफिस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने आज की सीरीज में कुछ एमएस ऑफिस के भी क्वेश्चन को शामिल किया है। जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम TG2 का होने वाला है, या फिर जो किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर कंप्यूटर आता है, आप सब इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको निश्चित यहां से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सभी को आपके एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्लास आप सबको रोज़ सुबह 11 बजे ज्वाइन करना है। इस क्लास का PDF की भी व्यवस्था करेंगे, जल्दी ही हम कल से आपको PDF देना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे कि आपको PDF वगैरह कहाँ पर मिलेंगे। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स क्या कहलाता है? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है स्प्रेडशीट के बारे में ना जानते हों। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है। और कैसा? स्प्रेडशीट किसको कहते हैं? देखो, स्प्रेडशीट एक कॉमन नाम है एक सॉफ्टवेयर का। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सेल का। एक्सेल का अगर आप नाम सुने हैं तो आपको पता है एक्सेल को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क को ऐड कर देते हैं तो हम कैल्क को भी स्प्रेडशीट बोलते हैं। हम यहाँ पर अगर लोटस 1 2 3 को ऐड कर देते हैं तो इसको भी हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। यानी जो भी आपके एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर होंगे उनको स्प्रेडशीट कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? स्प्रेडशीट में हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जो हमारा स्प्रेडशीट होता है, इसका थोड़ा इंटरफेस समझ लो आप कैसा होता है। यहाँ पर हमें कॉलम एंड रोज मिलते हैं। कॉलम एंड रोज का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो उसमें ऐसे करके हमें क्या मिलेंगे? कॉलम मिलेंगे। ऐसे होते हैं कॉलम, एंड इस प्रकार से आपको क्या मिलते हैं? रोज मिलते हैं। कॉलम को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ABCD से, और रो को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 से। ऐसे कॉलम होते हैं और ऐसे आपके रो होते हैं। अब ये जो बीच का बॉक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो कह रहा ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट में जो प्रत्येक बॉक्स है इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बॉक्स होगा, इसका नाम सेल होगा, इसका नाम एम्प्टी स्पेस होगा, इसका नाम रिकॉर्ड होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है इसका नाम क्या होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो बॉक्स होता है इसको हम सेल कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। इसको हम सेल के नाम से जानते हैं। जो हमारा एक सेल होता है इसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, अपना एक पता भी होता है। कैसे? अगर हम आपसे कहें कि भाई V सेल का पता, ये वाला जो हमने पॉइंट लगाया है, इस सेल का पता बताओ, तो इसका कॉलम लेटर हमें देखना पड़ेगा। एड्रेस में, सेल एड्रेस में सबसे पहले कॉलम लेटर आता है, तो कॉलम लेटर हमारा क्या हुआ? B हुआ। अब हम आपसे पूछेंगे कि रो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड नंबर का रो है। आप देखो यहाँ सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दोगे 2, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा? B2 बन जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर पॉइंट करते हैं तो आप देखो ऊपर क्या है? D है, तो यहाँ लिख लो D, और सामने देखो क्या है? 3 है, तो यहाँ लिख लो 3। तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा? D3 बन जाएगा। यानी हमारे यहाँ एक्सेल के अंदर जो सेल होते हैं उन सब का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक पता होता है। इसको हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। MS एक्सेल के अंदर सेल का जो पता होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है? तो सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है। इसी के ऊपर यहाँ पर अभी हम आगे जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो पूरा दिखा देंगे, आपको ध्यान से समझा देंगे। यहाँ पर देखो एक होता है फार्मूला बार और एक होता है इसी के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स। तो हमेशा जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। अब एक्टिव सेल क्या होता है? तो आपका कर्सर जिस सेल पर होता है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये थोड़ा सा सेल हाईलाइट हो जाएगा, ऐसा रेक्टेंगल सा बन जाएगा और थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो ये एक्टिव सेल होता है। जब भी कुछ आप टाइप करोगे तो हमेशा एक्टिव सेल में ही टाइप होगा आपका कंटेंट, और उस सेल का एड्रेस हमको कहाँ दिखेगा? नेम बॉक्स पे दिखेगा।
अगर हमने कुछ लिख रखा है किसी सेल के अंदर और उस पर हमने क्लिक किया, यानी वो एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें क्या कंटेंट लिखा गया है वो दिखेगा फार्मूला बार पर, या उसमें क्या फार्मूला लगाया गया है वो दिखेगा कहाँ, फार्मूला बार पर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना समझना है कि जो आपके कॉलम एंड रोज होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेल कहते हैं, यानी जो बॉक्स होता है उसको हम सेल कहते हैं। बाकी अगर समझ ना आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बहुत आसानी से समझा देंगे, इसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, पूछा है फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। व्यावसायिक डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों को कहा जाता है। बोलो, फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा, हम बिजनेस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू रोज एंड कॉलम, किसमें, कॉलम में एंड रोज में, ऐसे इसमें क्या करते हैं, बिजनेस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये पूछा है। कितना आसान हो गया है आपके लिए अब आंसर देना। इसको हम ट्रांजैक्शन शीट कहेंगे, इसको हम बिजनेस फॉर्म कहेंगे, इसको हम सी स्प्रेड कहेंगे, या इसको हम स्प्रेड शीट कहेंगे। तो जैसा हमने पहले प्रश्न में ही समझाया है, जहां कॉलम एंड रोज होते हैं और हम किसी डेटा को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे क्लास में अभी प्रेजेंट हैं इस समय पर, आप सब क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएँ जिनका भी यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर आता है, तो इस पूरी सीरीज को वो भी बच्चे फॉलो कर पाएँ। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में बताना है क्या पूछा गया है। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फाइल को पहली बार में सेव करते हैं, जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो क्या होता है, एक कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, कॉपी अपने आप ही प्रिंट हो जाएगी। फाइल नेम एंड फोल्डर नेम मस्ट बी द सेम, फाइल नेम और फोल्डर नेम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, और अगला है नन ऑफ दीज। तो आप बताओ भाई इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जब कोई फाइल को हम पहली बार सेव करते हैं तो क्या होता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, हमको इसका नाम देना होता है। जब फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करेंगे तो इसमें एक नाम देना पड़ेगा, फाइल का नाम देना पड़ेगा कि भाई फाइल किस नाम से आप सेव कर रहे हो, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हम फाइल को सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जिस शॉर्टकट की को हम कंट्रोल एस के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, हमारा सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम नाम डाल करके फाइल को सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट दस्तावेज बनाने, उसको संपादित करने, स्वरूपित करने, पुनर्प्राप्त करने और प्रिंट करने के लिए समग्र शब्द क्या है। ओवरऑल इसको एक नाम हम देते हैं, वो नाम आपसे पूछा है। ऐसा एक सॉफ्टवेयर जहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकें, उसको एडिट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, संपादित कर सकें, स्वरूपित कर सकें, उसको पुनर्प्राप्त कर सकें, उसको प्रिंट कर सकें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, इसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जरा सोचो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब जो बच्चे अभी अभी क्लास से जुड़े हैं, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि और भी बच्चे इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ। और सबको ध्यान रखना है, सुबह 11 बजे आपकी क्लास होती है, तो मॉर्निंग में 11 AM पर आप सबको समय निकाल करके क्लास को ज्वाइन करना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। अब आप पूछो सर कैसे हो गया वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि अगर जितना भी हमारे पास टाइपिंग वाला वर्क होता है ना, हमें कोई टाइपिंग करना है, कोई रिज्यूमे बनाना है, किसी का बायोडाटा बनाना है, कोई हमें एप्लीकेशन लिखना है, तो ये सारे काम किस सॉफ्टवेयर में किए जाएंगे, इसके लिए हमने एक कॉमन नाम दे दिया है वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग आप ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, वर्ड प्रोसेसिंग कुछ नहीं होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो एक कॉमन नाम रखा जाता है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि आपको मान लिया कहीं जाना है, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बाइक की ही बात कर लेते हैं, बाइक में क्या होगा, अब कोई बाइक आप लेने जाओगे तो क्या मिलेगा, बाइक जहाँ भी लेने जाओगे वो पूछेगा भैया कौन सी आपको लेनी है, कौन सी कंपनी की आपको लेनी है, आपको बुलेट लेनी है, रॉयल इनफील्ड है,
या फिर अपाचे लेनी है या फिर पल्सर लेनी है, तो अलग अलग टाइप के ना बहुत सारी बाइक आती हैं, बट ओवरऑल सबको बाइक कहते हैं। वैसे ही वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक कॉमन नाम है, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की, तो यहाँ क्या है, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, इसको शॉर्ट में हम MS वर्ड भी कहते हैं। ऐसे ही आपने लिब्रे ऑफिस का भी नाम सुन रखा है, तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, राइटर होता है, तो राइटर भी वर्ड प्रोसेसर और MS वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, उसको पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं कॉमन, जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट। क्या माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर ये क्या है ना, वर्ड होगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है? यहाँ पर ध्यान रखना है, बाई मिस्टेक गलत हुआ है, यहाँ पे वर्ड होगा, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड जिसे हम बोलते हैं। तो क्या MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है? इसका मतलब यस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑफिस सूट का मतलब क्या होता है, ये पूरा एक पैकेज होता है। जब भी आप MS ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर हमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो ये ऑफिस सूट बोला जाता है। इसका मतलब MS वर्ड हमारा इसी का एक हिस्सा है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। यानी आपको अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक्सेल अलग से करो, फिर MS वर्ड अलग से करो, फिर पावर पॉइंट अलग से करो, इकट्ठा MS ऑफिस को इंस्टॉल कर दोगे तो सारा चीज़ें उसमें आ जाएंगे, वो पूरा एक पैकेज होता है। 6 में क्या पूछा है, विच फीचर इज यूज्ड टू मेक सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स और ऑल स्मॉल लेटर्स। सभी बड़े अक्षरों या सभी छोटे अक्षरों में चयनित वाक्य बनाने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? जरा फिर से समझो क्या कह रहा है, विच फीचर इज यूज टू मेक सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स और ऑल स्मॉल लेटर्स। यानी जो भी आपने लेटर सेलेक्ट किया है या जो सेंटेंस आपने सेलेक्ट किया है उसको हमें कैपिटल लेटर में बनाना है या उसको हमें स्मॉल लेटर में बनाना है, ये किसके अंतर्गत आता है? इसके लिए क्या विशेषता है, कौन ऐसा कर सकता है? चेंज सेंटेंस, चेंज केस, एडिटिंग लेटर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से जवाब करना है। और यहाँ पर देखो सही जवाब हो जाएगा बी, इसको हम चेंज केस कहते हैं। चेंज केस का मतलब क्या है, यहाँ से केस चेंज होगा। अब केस का मतलब क्या है, जो हमारे लेटर हैं, जो कैरेक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हम अपर केस में कर सकते हैं, अपर केस में सारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, हम लोअर केस में कर सकते हैं, सारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, हम सेंटेंस केस में कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर हमारा वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आता है। और हम टाइटल केस में कर सकते हैं, टाइटल केस में क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। हम टॉगल केस में कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे। हर वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। चलो तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है व्हाट वाज द HTML एडिटर दैट वाज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंटिल 2003। वह HTML संपादक कौन सा था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था? ऐसा HTML एडिटर बताना है, ऐसा HTML सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था, बट कब तक, 2003 तक, इसके बाद नहीं रहा। नोटपैड प्लस प्लस, वेब पेज, फ्रंट पेज या इसमें से कोई नहीं है। देखिए HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं, अगर किसी वेब पेज को आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इस भाषा को सीखना पड़ेगा। HTML में ही हम वेब पेज को डेवलप करते हैं, तो वेब पेज बनाने की लैंग्वेज हो गई HTML। अब यहाँ पर HTML एडिटर था एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास में जो 2003 तक था, वो कौन सा था, फ्रंट पेज था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, फ्रंट पेज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कभी पूछे फ्रंट पेज क्या है, तो फ्रंट पेज एक HTML एडिटर सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का है, बट 2003 तक इसका हिस्सा रहा है। अगला सवाल है, अ फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। MS ऑफिस की एक विशेषता जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है, सेव कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? MS ऑफिस की एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक समय अंतराल के बाद में अपने आप ही सेव कर लेती है ना, अपने आप ही सहेज लेता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेव एज बोल देंगे, हम ऑटो सेव कहेंगे, बैकअप कहेंगे या ऑल ऑफ दीज कहेंगे।
आप उस काम कर रहे हैं, आपकी सहूलियत के लिए अपने आप ही सेव कर देता है, तो हम इसको ऑटो सेव कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑटो सेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वाज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले संस्करण का हिस्सा नहीं था। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले संस्करण का हिस्सा नहीं था, जो पहला संस्करण आया, वर्जन नंबर 1 आया, उसका पार्ट नहीं था। पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, आउटलुक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आउटलुक हो जाएगा, ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये पहले संस्करण में नहीं था, फर्स्ट वर्जन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड। देखिए जब हम किसी कॉलम में किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो कहाँ पर अलाइन होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है MS एक्सेल का। ठीक है, MS एक्सेल का ये सवाल है। जैसे MS एक्सेल में हमने आपको बता रखा है कॉलम एंड रोज होते हैं, तो आप समझ गए हाँ सर कॉलम एंड रोज होते हैं। अब हमको कुछ लिखना होगा तो इस सेल के अंदर ही लिखना होगा, मतलब ये पूरा कॉलम हमारा है, इसी में लिखना पड़ेगा हमारा। ये इसमें लिखो, आप नीचे लिखो, आप नीचे लिखो, ये पूरा कॉलम है। तो जब हम किसी कॉलम में कुछ लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो कहाँ पर अलाइन होगा। अलाइन होने का मतलब क्या है, मान लिया ये सेल है, हमने यहाँ पे बी लिखा, तो क्या बी बीच में लिख जाएगा, क्या ये राइट साइड में लिख जाएगा, क्या लेफ्ट साइड में लिख जाएगा, कहाँ पे लिख जाएगा। तो याद रखना है हमेशा ये लेफ्ट साइड में लिखेगा। जब भी कुछ टाइप करोगे, जैसे किसी का नाम फीड किया आपने, वो आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी जो टेक्स्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। अगर कोई नंबर आप लिखोगे तो कहाँ जाएगा, जैसे आपने किसी का मोबाइल नंबर डाला तो हमेशा राइट साइड में अलाइन हो जाएगा, वो राइट साइड की तरफ भागेगा और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा। ये आपको याद रखना है। बाकी फिर आप चाहें जहाँ पे रख सकते हैं, अलाइनमेंट आपके साथ होते हैं, आप उसको लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है कि अपने आप क्या होगा वो चीज़ है। अगला सवाल देखो, NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। NPCI को किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। NPCI का मतलब क्या होता है, NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है RBI, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो RBI के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अगला सवाल है, वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं। वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल वेब पेजेज बाई, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और जो आपके वेब सर्च इंजन होते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें गूगल का, तो गूगल क्या है, google.com क्या है, एक सर्च इंजन है। कुछ भी ना पता हो गूगल पे जाके सर्च करो बता देगा, या किसी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो वहाँ पर सर्च कर लो बता देगा। तो गूगल के पास ये जानकारियाँ जो आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, किसके थ्रू आ रही हैं, इसके लिए कौन हेल्प करता है गूगल की। यानी वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करता है, किसके द्वारा ये जानकारी इकट्ठा करता है, तो आंसर होगा वेब क्रॉलर के द्वारा। ठीक है, गूगल के पास में बहुत सारे बोट होते हैं, बहुत सारे वेब क्रॉलर होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग वेब पेज पर ट्रेवल करते हैं। जैसे आपका कोई नया वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट पर एक वेब क्रॉलर आया और वो आपके वेबसाइट का URL को उठा लेगा, चेक कर लेगा कि भाई नई वेबसाइट है जो उसके डाटाबेस में नहीं है, तो उस वेबसाइट के बारे में वो जानकारी किसको देगा, अपने सर्वर को देगा और वहाँ पर उसको फीड करा देगा, रिकॉर्ड कर देगा वहाँ पे। ठीक है, उस सर्वर में वो ऐड हो जाएगा। तो अब कल आप फिर से क्या करोगे, अगले दिन आप क्या करोगे, जब वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप सर्च करोगे उसके बारे में, उसका पूरा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं डालना है बट केवल नाम सर्च करना है, तो क्या होगा, वो गूगल खुद दिखा देगा। जैसे अगर अभी आप डालो CCC वाईफाई स्टडी, इतना डाल दो केवल, पूरा आपको www.ccc.com नहीं लिखना है, गूगल इतना ही सर्च करो गूगल पे, तो क्या होगा, गूगल एक लंबा लिस्ट दिखा देगा जिसमें जो आपने कीवर्ड डाला है उसके अकॉर्डिंग जो एकदम ठीक ठाक वेबसाइट होगी या उससे जो मिलता जुलता वेबसाइट होगा वो चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सबसे टॉप पर आप देखोगे जिस वेबसाइट का कीवर्ड आपने डाला है वही वेबसाइट आपको दिख जाती है और वहाँ पे क्लिक करके आप फिर उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये गूगल ने कैसे दिखा दिया, जो गूगल कंटेंट दिखा रहा है उसके सर्वर पे है और वो वेब क्रॉलर की मदद से ही वहाँ तक पहुँचा है। जैसे अभी आप अपना नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करो तो अभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है आपका फेसबुक का URL आपको दिखाई ना दे, लिंक दिखाई ना दे, बट जो ओल्ड वाले हैं जिनके पुराने हैं अकाउंट, आप अपना नाम डाल के आगे फेसबुक लिख के सर्च करोगे तो हो सकता है गूगल के उसमें आपका नंबर आ जाए, आपका नाम दिखाई दे, क्योंकि वो लिंक पहले से गूगल के पास होगा। ठीक है, तो वेब क्रॉलर क्या करते हैं, दुनिया भर में जितने भी वेब पेजेस होते हैं सबका रिकॉर्ड, सबका डेटा अपने सर्वर में स्टोर करते रहते हैं
ताकि वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है, पासवर्ड और ओटीपी दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। पासवर्ड और ओटीपी अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं तो ये प्राइवेसी को मजबूत करना होता है। आप अपनी प्राइवेसी को मजबूत कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सा बात है, ये तो फॉल्स है आपका। अगर हम पासवर्ड और ओटीपी किसी को भेज देंगे तो इससे हमारी प्राइवेसी मजबूत कहाँ हो रही है, तो प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो हमको अपना पासवर्ड और ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। वन टाइम पासवर्ड, इसको हम टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब भी आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एक ओटीपी भी आपको दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लग जाती है। जब ओटीपी आप डालोगे तभी लॉगिन कर पाओगे। जैसे किसी ने पासवर्ड और आपका यूजर नेम चोरी कर लिया है तो फिर क्या होगा, जब वो लॉगिन करेगा तो आपके पास मैसेज आएगा मोबाइल पे, ओटीपी मांगेगा। अगर आप ओटीपी नहीं बताओगे तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। अगला सवाल है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलो भाई, स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म जल्दी से बताओ क्या होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। इसका यूज क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करते हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजेंगे या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में पैसा मंगाएंगे तो आपको आईएफएससी कोड के साथ साथ में इस कोड की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम स्विफ्ट कोड कहते हैं। तो स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? अब इसको शॉर्ट में हम आईएम भी कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग को शॉर्ट में आईएम के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है, जहाँ पर भी हम ऑनलाइन रियल टाइम में किसी से कम्युनिकेट कर लें, किसी से वार्तालाप कर लें, उसको ही हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, यानी तात्कालिक संदेश हम भेज देते हैं, रियल टाइम में हमारी बात हो जाती है, चैट कर सकते हैं, वो सब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी है, लिनक्स नहीं है। टेलीग्राम पर हो जाएगा जी, हो जाएगा। व्हाट्सएप पर हो जाएगा, मैसेंजर पर हो जाएगा। यहाँ रियल टाइम में बात कर सकते हैं, किसी से लिख के बात कर सकते हैं। बट लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 में बताना है, आईएफएससी कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं? आईएफएससी कोड में जो बैंक का नाम होता है उसके लिए कितने डिजिट को रखा गया है? एक आईएफएससी कोड आप देखोगे तो उसमें 11 अंक मिलेंगे आपको, टोटल 11 डिजिट होते हैं उसके अंदर। जो बैंक नेम को क्या करते हैं, 4 जो शुरुआत के 4 लेटर होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, वो आपकी बैंक के नाम को दर्शाते हैं। शुरुआत के 4 बैंक नेम को बताते हैं, ध्यान रखना है। 5वां क्या होता है, 0 होता है। और लास्ट के 6 क्या करते हैं, ये ब्रांच नेम को बताते हैं। कौन सा आपका ब्रांच है, उसका नाम क्या है, क्योंकि एक शहर में 2 ब्रांच हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो शुरुआत के जो 4 होंगे वो तो बैंक के नाम को बताएंगे, सब सेम होगा, बट लास्ट वाले 6 डिजिट अलग अलग होगा सबका, क्योंकि ब्रांच अलग अलग है इसलिए। और इस प्रश्न में आपको बताना है, विच टाइप ऑफ गेम इज पोकेमॉन। पोकेमॉन गेम किस प्रकार का गेम है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जो पोकेमॉन करके गेम है, ये किस टाइप का गेम है? ठीक है, एआर गेम है, स्टैंडर्ड गेम है, रेसिंग गेम है, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन पहला हो जाएगा, इसको हम एआर गेम कहते हैं। एआर गेम का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी गेम होता है। एक देखो आपका वीआर होता है, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी में सारी चीज़ें वर्चुअल होती हैं, बट जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है इसमें क्या होगा, वर्चुअल प्लस रियलिटी दोनों चीज़ें होती हैं। जो हमारा पोकेमॉन गेम है ये कैसा है, वर्चुअल प्लस रियलिटी, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, इसलिए इसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। ओके, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है, एक्सेल में यदि एक सेल में A1 से A5 तक क्रमशः 1 2 3 V और 5 दिया गया है, तो काउंट A1 कॉलन V5 का मान क्या होगा? देखिए, कॉलन जहाँ लग जाएगा वहाँ पर एक पूरा रेंज बन जाएगा, यानी A1 और A5 के बीच में सारे सेल पर हमें अपना काम करना पड़ेगा। और काउंट का काम क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट करता है। तो नंबर चेक कर लो, 1 2 3, इसमें 3 नंबर हो गए, B छोड़ दो, 5 4 हो गया, तो आंसर कितना होगा, C हो जाएगा। काउंट क्या करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर लिखे गए हैं, A1 से लेकर A5 के बीच में, वो हमने यहाँ पे बता दिए। अगर यहाँ काउंट के स्थान पर काउंटा होता तो इसमें नंबर्स और लेटर दोनों को काउंट कर लेता है, तब यहाँ पर आपका 3 ये था और 2 यह था, 5 हो जाता। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। HTML में इमेज को हम कैसे लिखते हैं? HTML में इमेज को कैसे लिखा जाता है? IMG, इमेजेज, पिक या फिर फोटोज में? तो HTML में जब हम कोड करते हैं तो वहाँ पर
अगर हमें इमेज लिखना होता है तो हम IMG करके लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 20 में बताना है जॉयस्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉयस्टिक निम्न में से किसका उदाहरण है? जॉयस्टिक किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का है, आउटपुट डिवाइस का है, स्टोरेज डिवाइस है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जॉयस्टिक एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और इनपुट के साथ साथ में इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।